नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 19। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत बलबन। असंगत या असत्य कौन सा है आपका? दीवान रियासत बलबन। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुभद्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता का जो तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर 1929, मद्रास 1927 या कराची 1931? तो कराची 1931 सही हो जाएगा आपका। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक ये इससे संबंधित थे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है आपका? डी ऑप्शन 82 डिग्री 30, ये पूर्वी। ठीक, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन नहीं सुमेलित है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी लिपुलेख उत्तराखंड सही है वो, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। कूट है आपका। इसमें 2 तथा 4 कोच्चि और विशाखापत्तनम ये भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। 9 नंबर देखेंगे हम। सुमेलित करना है आपको कोयला क्षेत्र और देशों की सूची आपको दी गई है, तो सुमेलित करेंगे हम। डोनेट्स, डोनेट्स जो है वो यूक्रेन, एक हो जाएगा 4। कुजनेटस्क, कुजनेटस्क जो है रूस, बी का 3। लंकाशायर, लंकाशायर हो जाएगा कोयला क्षेत्र यूके से, और ये जो सार है ये हो जाएगा जर्मनी से। 4 3 2 1 ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें है बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 नंबर नीचे ये दिया गया, सुमेलित करना है। देखते हैं क्या है और क्या सुमेलित करना है। नदी और बांध, तो कोलोरेडो, कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? हूवर, हूवर नामक बांध कोलोरेडो पर है। दामोदर, पंचेत हिल ये किस क्या है? दामोदर नदी पर है। नील, असवान और जाम्बेजी करीबा। 4 3 1 2 सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। 11 नंबर देखेंगे हम। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है?
प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का जो रंग है उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। MRI निम्न में से क्या है? तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ये जो है भारतीय संसद में शामिल है, ऑप्शन डी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का कितना प्रतिशत या प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है या कितना प्रतिशत आकलन किया है? तो देखते हैं कितना किया है। 37.2%। उत्तर हो जाएगा आपका बी। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5%। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या है उपरोक्त में से इसमें कोई नहीं होगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए इन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इनको सही करने के लिए इसको चेंज करना होगा, इसमें प्लस और माइनस, इनको जब आप चेंज करेंगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत किस समूह के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपीय यूनियन के साथ। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में एनर्जी जो है आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मैला आंचल उपन्यास में किस गांव को चित्रित किया गया है? अब हम हिंदी सॉल्व करेंगे। मेरीगंज, ये तो पता ही होगा। उपन्यासों का सही अनुक्रम है, उपन्यासों का सही अनुक्रम आप लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें झूठा सच, फिर आएगा राग दरबारी, उसके बाद मानस का हंस और फिर जिंदगी नामा। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौन सा? ये डी वाला। रितंभरा जाबाला निम्न में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रितंभरा और जाबाला ये अनाम दास का पोथा के पात्र हैं। ये इसमें आपका ये वाला सही था, डी। 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर का जो पहला प्रकाशित उपन्यास है वो कौन सा है? तो बूंद और समुद्र है। देख लेते हैं।
आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो टोटल 12 है। मेरा पहाड़ कहानी की रचनाकार कौन है? शेखर जोशी है। क्षमा शर्मा की कहानी है। क्षमा शर्मा की कहानी का क्या नाम है? रास्ता छोड़ो डार्लिंग। किसका है ये? क्षमा शर्मा का है। तूती की आवाज कहानी संग्रह किसका है? तो तूती की आवाज ये ऋषिकेश सुलभ का है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम इनका सही है? सबसे पहले छाया, फिर प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की कृति नहीं है, तो हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी नहीं है? जड़ की बात। बाकी तीनों हरिशंकर परसाई की ही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। यह सीधे सीधे क्वेश्चन होना चाहिए, द्विवेदी युग के निबंधकार कौन नहीं है? तो इसमें से बालकृष्ण भट्ट नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। हिंदी का ऐसा निबंधकार जिसके गद्य को शुक्ल जी ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। 45 नंबर क्वेश्चन। विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? तो विचारात्मक निबंधों की जो शैली है वो होती है धारा शैली। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न कविताओं का सही अनुक्रम है। तो निम्न कविताओं का जो सही अनुक्रम है वो होगा प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। अच्छा की जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 में कुछ लोगों का कहना था कि विचारात्मक निबंधों की जो शैली है वो व्यास शैली होती है। डी को उन्होंने आप टिक किया था। अभी मैं कंफर्म तो नहीं हो पा रहा हूँ, वैसे तो धारा शैली है, बट एक बार आप भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक व प्रस्तोता में असंगत है। रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, इला चंद्र जोशी, मुकुटधर पांडे। ये असंगत है। ऑप्शन डी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, ये तो पता ही होगा आपको, श्रीधर पाठक होंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? कलकासी नहीं है, बाकी तो इन्हीं की हैं तीनों रचनाएं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है कृष्णचरित। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ये भूषण कवि की रचना है। ये श्याम सनेही किसकी रचना है? श्याम सनेही ये आलम की रचना है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार हैं। किस दर्शन में राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है? द्वैताद्वैतवाद, जिसमें द्वैत और अद्वैत दोनों शामिल हैं, इसमें कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया जाता है। चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, या दोहा लिखकर रहीम ने कहाँ के नरेश या राजा के पास याचक को भेजा था? ये दोहा लिखकर इन्होंने रीवा नरेश के पास भेजा था। सूफी प्रेमाख्यानक या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो सूफियों के यहाँ अगर हम बात करें तो आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किसने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है? पीताम्बर दत्त बड़त्थाल।
हनुमान नाटक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? हनुमान नाटक के विषय में सही नहीं है आपका बी वाला ऑप्शन। ये रामगमन से आरंभ होकर राज्याभिषेक पर अंत होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। यह रामगीत शीर्षक से भी प्रचलित है, कवित्त सवैया छंद है और संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव भी है इस पे। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का क्रम सही है, तो कौन सा क्रम आचार्यों का सही है देखते हैं। सबसे पहले तो आपके आ जाएंगे इसमें भामा। तो भामा कहाँ है? पहले नंबर पे सी वाले ऑप्शन में है। भामा, दंडी, तब आनंदवर्धन और फिर मम्मट हो जाएंगे। मिलाना है आपको, सुमेलित करना है। आइए सुमेलित कर लेते हैं। सौंदर्यम अलंकारा, ये तो वामन का है, ये पता ही होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है, ये भी पता होगा। वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये, ये किसका है? तो ये है कालिदास का, सी का 4 हो जाएगा। और डी रमणीयात प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये तो आपको पता ही है, जगन्नाथ। आंसर हो गया आपका 2, 1, 4, 3। कूट में आप देखेंगे पहला आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक, बढ़ेंगे 63 नंबर पे। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले काव्यादर्श आ जाएगा, दंडी का, फिर आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक है, ठीक, और उसके बाद काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण। बढ़ेंगे हम आगे। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो व्युत्पत्ति का सही अर्थ हो जाएगा आपका शब्द ज्ञान। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, तो काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्यों में आपके वामन आ जाएंगे। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो ये भी वामन ने ही दी है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, इस आचार्य की ये पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये है क्षेमेंद्र की। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं ये। सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीति का नियामक के रूप में मान्यता प्रदान की? तो गुण को रीति के नियामक के रूप में मान्यता दंडी ने दी। क्वेश्चन नंबर 69 हम देखेंगे। रीति को रस को उपकारक या रीति को रस का उपकारक अर्थात उसका साधन मात्र मानने वाले आचार्य नहीं है, तो राजशेखर नहीं है, जिन्होंने रीति को रस का उपकारक नहीं माना। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्र चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो कालक्रम के अनुसार इनको भी लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ अरस्तु, इनसे पहले अगर प्लेटो होते तो हम उनको रख लेते, फिर कॉलरिज, जॉन क्रोरेंसम और आइए रिचर्ड्स। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखेंगे, सुमेलित करना है यहाँ पर भी। तो आइए सुमेलित कर लेते हैं। क्रोचे का क्या हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद, है ना। तो आपका ये हो जाएगा रिचर्ड्स का क्या हो जाएगा इसमें से? संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का है। कॉलरिज का क्या हो जाएगा? कल्पना। और इलियट का हो जाएगा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो हो गया 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। देख लेते हैं कौन सा सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 कौन सा सही होगा? ये बी वाला। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम आपको लगाना है। सबसे पहले आएगा इसमें यथार्थवाद। तो यथार्थवाद कहाँ सही है? बी वाले में यथार्थवाद, फिर मनोविश्लेषणवाद, फिर अस्तित्ववाद और संरचनावाद। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले वर्ड्सवर्थ, फिर क्रोचे, उसके बाद टी.एस. एलियट, फिर आइए रिचर्ड्स।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी, ये इनकी नहीं है। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? कॉलरिज के काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है? तो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये थोड़ी न कहा है वर्ड्सवर्थ ने कि मिथक और बिंब का प्रयोग कीजिए, यही नहीं है, बाकी तीनों सही है। प्लेटो के राज्य संबंधी चिंतन के दो आधार हैं, वो दोनों आधार कौन कौन से हैं? दर्शन तथा प्रयोजन। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? क्योंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अयथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। सीधा सीधा ये कथन किससे है? प्लेटो का है। यह कथन किसने कहा है? कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। ये भी कथन प्लेटो का ही है। देख लेते हैं अगला ऑप्शन कहाँ है आपका। पहला ऑप्शन सही होगा, ए। क्या था? कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है, प्लेटो का है। मिथक के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो मिथक के संबंध में डॉक्टर नगेन ने मिथक को दो वर्गों, प्राकृतिक और धार्मिक मिथक में तथा धार्मिक मिथक को भी दो वर्गों में बांटा है। बिल्कुल सही है। मिथक का उद्भव फ्रांस से नहीं, ये आपका गलत है। मिथक को सामान्यतया तीन हिस्सों में सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी मिथक और देवताओं के प्रणय आचार संबंधी मिथक में बांटा जा सकता है। सही है। मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथास से माना जाता है। बिल्कुल सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, असत्य कथन का चयन करना है। बिंब अंग्रेजी के शब्द इमेज का हिंदी रूपांतरण है। बिल्कुल सही है। बिंब के प्रवर्तन का श्रेय टी.ई. ह्यूम को जाता है। बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने एजरा पाउंड को गलत है बिंब का प्रवर्तक माना, ये नहीं मानते हैं एजरा पाउंड को। शुक्ल ने बिंब को चित्र भाषावाद के नाम से अभिहित किया है। बिल्कुल सही है। 82 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं द्वारा क्या नहीं लिखा गया इसमें से? पृथ्वी कल्प इनकी नहीं है, बाकी बूंदी वारिस और ये भारत विनय, पुष्पांजलि तीनों मिश्र बंधुओं का ही है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया, मतलब रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने क्या कहा? अलंकृत काल कहा है। 86 नंबर है हमारा। रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ सही सुमेलित हैं। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यही है ना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आधा इतिहास तो सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये भी नहीं होगा, ये 1986। डी आपका सही हो जाएगा। खैर, इसी के साथ आपका बी ऑप्शन भी सही हो रहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का ना 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 ना, ये इतिहास है, विकास होना चाहिए था। सही है, डी आपका सही हो गया। बढ़ेंगे आगे। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे हम। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा आपको उत्तर? श्याम सुंदर दास। अज्ञेय का जन्म वर्ष क्या है? 1911 है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे 91।
बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो इनकी बीसलदेव रासो की जो नायिका थी उसका नाम राजमती है, ये तो पता ही होगा आपको। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरापा को मानते हैं ये। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा? तो आज आदिकाल के साहित्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चेतना में देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलता है? राष्ट्रीय चेतना, बाकी सब मिलता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो दक्षिणी भारत से हुआ। निम्न में से गीति नाट्य है, गीति नाट्य है कौन सा? अग्निलेख, उन्मुक्त, दोनों गीति नाट्य हैं। ए बी दोनों हो जाएगा। फांस किसकी रचना है? फांस किसकी है? संजीव की है। निराला की कौन सी रचना अपूर्ण है? तो निराला की काले कारनामे, ये क्या है? अपूर्ण है, बाकी सब पूर्ण है। बया का घोंसला किसकी रचना है ये, या इसके लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं इसके लेखक। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फैंस के इधर उधर, तो फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन की रचना है ये। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि अंकित है। देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो हिंदी का मानक रूप जो है वो खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है आपसे, तो जो मराठी भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी ही है। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, तो सिपाड़ी, ये ब्रज का स्थानीय रूप नहीं है, बाकी जादोबाटी, ढांगी और सिकरवाड़ी है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौरवी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 106 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो बंगाली द्रविड़ से नहीं आती है, बाकी कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तीनों आती है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए? तो नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद किए। ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? तो ब्रज भाषा को इन्होंने अंतर्वेदी कहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम किसने दिया? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, देखते हैं कौन सी नहीं है इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोफेसर नहीं है। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? पद कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। रसोई घर का समास विग्रह, रसोई के लिए घर, शुद्ध इसका समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चरण में अन प्रत्यय है। मुंह तोड़ में समास है, मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है। कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो तद्धित प्रत्यय वाला शब्द इसमें से सजावट नहीं है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। हमेशा जो रहे वो क्या है? शाश्वत। 118 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी भाषा वियोगात्मक है? तो वियोगात्मक भाषा हमारी अपभ्रंश थी। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है आपसे, 1829 हो जाएगा। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो ये था आपका 120 क्वेश्चन टेस्ट संख्या 19 का। ठीक है, मिलते हैं टेस्ट संख्या 20 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।